हेलो एवरीवन, दिस इज सी शेजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 पे ऑफ चैप्टर 2 अकाउंटेंसी क्लास 11th। तो ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे हम एंड एक छोटा सा रिकैप लेंगे पिछले क्लास का, उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ये था लेक्चर 3 जहाँ पर हमने गुड्स से स्टार्ट किया था। गुड्स क्या होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए? वो आइटम्स जिसमें वो डील करता है ना। जैसे मेरा बुटीक बिजनेस था तो आई डील इन व्हाट? क्लोथ्स। मैं क्लोथ्स बनाकर बेचती हूँ। तो ये जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं ये तो गुड्स हैं ही है। इसके अलावा और क्या बताया था मैंने? गुड्स है रॉ मटेरियल जिसके ऊपर मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ, यानी कि फैब्रिक खरीद के लाई, थ्रेड्स खरीद के लाई, छोटे छोटे मिरर्स, डेकोरेटिव मिरर्स खरीद के लाई, इन सब चीजों पर मैं काम करती हूँ, तो ये भी मेरा रॉ मटेरियल कहलाएगा। कोई भी गुड्स अगर सेमी फिनिश स्टेट में, यानी कि शर्ट बना दी लेकिन उसमें बटन्स लगने बाकी है, ठीक है, उसमें कुछ फिनिशिंग बाकी है, तो भी मैं उसे गुड्स कहूंगी। तो तीनों स्टेजेस, चाहे वो स्टार्ट नहीं हुई हो, चाहे स्टार्ट होके बीच में हो, चाहे फिनिश हो चुकी हो, उन तीनों को ही मैं गुड्स कह सकती हूँ जिस भी आइटम में मैं डील करती हूँ। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री की। ये भी अगेन 3 तरीके का था। वो ही गुड्स जो आज की डेट में अनसोल्ड है। अब किसी भी पर्टिकुलर डेट पे आप चेक कर सकते हो, अगर आज की डेट पे कोई भी गुड्स ऐसे हैं जो अनसोल्ड है, गोडाउन में पड़े हैं, अभी बिके नहीं है, या फिर ऐसा रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं जिस पर मैंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है, या काम स्टार्ट किया था बट बीच में अटका हुआ है, तो ये सब कुछ आपका क्या कहलाएगा? ये सब कुछ आपका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहलाएगा उस पर्टिकुलर डेट पे। क्लियर? ओके। तो यही बात हमने करी थी इसमें। फिर एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करी थी जो काफी इंपॉर्टेंट था। ये इसका मतलब है हमने कहाँ कहाँ पर खर्चे किए। ठीक है, अब खर्चे 3 चीजों पे हो सकते हैं। असेट खरीद सकती हूँ, गुड्स खरीद सकती हूँ, या फिर सर्विस ले सकती हूँ। इन तीनों के लिए एक्सपेंडिचर जो भी किया उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एंड ये 2 टाइप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या था? डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए होता था एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करता था। मतलब लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में इसका बेनिफिट खत्म हो जाता था। फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती थी क्योंकि ऑलमोस्ट हर महीने हम पे कर रहे थे इनके लिए, एंड अमाउंट्स जो है वो थोड़े से कम रहते हैं एज कम्पेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कोई भी बिल्स हम पे कर रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं बस। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, और इनको जो है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका एग्जाम्पल हो सकता है जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं। फिक्स्ड एसेट में टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। जब उसको परचेज करते हैं तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है, या किसी असेट को इंप्रूव करना चाहते हैं तब भी। ठीक, इनका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए देखा जाता है, क्योंकि ये जो भी मशीन्स होती है, फर्नीचर है, आप देखो ये 4-5 साल से पहले खत्म नहीं होते, इनकी लाइफ रहती है इतनी। फिर इनको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमेशा आपके नॉन करंट एसेट्स को अफेक्ट करता है, वो इंक्रीज करता है उन्हें। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हम जब फिक्स एसेट खरीद रहे हैं तो वो नॉन करंट एसेट ही तो बढ़ा रहा है, राइट? ठीक है, ओके। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देखा था, ये कहीं अटका हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ये है तो एक्चुअली रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो हमें ओवर द इयर्स काफी सालों में मिलता रहता है, इसीलिए इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका एकमात्र एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एंड ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर फाइनली रिसीट्स पर आ जाते हैं। जो भी मिला मुझे, जो भी बिजनेस को मिला वो उसका रिसीट हुआ। अब वो चाहे डे टू डे ऑपरेशंस करके मिला हो या फिर किसी ऐसे इवेंट से मिला हो जो रोज रोज नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे रेवेन्यू रिसीट का मतलब रिकरिंग इवेंट्स जो रोज हो रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल वगैरह रोज होती है। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मेरा जो है रहता है कि मैं सेल करती रहती हूँ अपने गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे जो पैसा है वो रेवेन्यू रिसीट प्लस कोई मेरे बिजनेस के रिसोर्सेज है, जैसे एफडी करा रखी है बैंक में, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर रेंट रिसीव करी, जो मेरा अनयूज पोर्शन था ऑफिस का उसके ऊपर मैंने रेंट रिसीव करी, तो वो भी रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट ऐसी चीज है जो रोज रोज नहीं होती, बीच बीच में होती है, इट इज नॉन रेकरिंग। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया अगर ओनर ने तो वो हो गया, या फिर फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया गया तो वो हो गया, लोन लिया बैंक से वो हो गया। ये सारी चीजें आपका कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो अब हम लोग आ जाते हैं आज के मटेरियल पे, लेक्चर नंबर 4 पे। आज हम लोग कुछ डेफिनेशंस कवर करेंगे एंड नेक्स्ट जो है, जो मेरा लेक्चर रहेगा उसमें हम सारे के सारे डेफिनेशंस कवर हो जाएंगे आपके, एंड एक प्रैक्टिस सेशन उसके बाद लेके हम लोग खत्म करेंगे इस चैप्टर को एंड आगे बढ़ेंगे, राइट?
हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। परचेज़ेज़ से स्टार्ट करते हैं, आज की पहली डेफ़िनिशन है। और आज का जो है हमारा वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? छोटी-छोटी डेफ़िनिशन से, कुछ भी हेवी नहीं है आज का सेशन, ठीक है? तो परचेज़ेज़ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, परचेज़ेज़ का एक्चुअल जो आप मतलब समझते हो इन लेमैन टर्म्स, वो क्या है? खरीदना कुछ भी, है ना? कुछ भी खरीदारी करी आपने, आप उसे परचेज़ेज़ बोलते हो। लेकिन अकाउंटिंग की डेफ़िनिशन में, अकाउंटिंग की नज़र में थोड़ा-सा इसका जो मतलब है वो नैरो हो जाता है। एंड जब हम परचेज़ेज़ शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम गुड्स परचेज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ़ उसी केस में हम लोग परचेज़ेज़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। गुड्स हमारे लिए क्या है? बुटीक के बिज़नेस में या तो मैं कोई थ्रेड खरीद के ला रही हूँ, कोई मिरर, फैब्रिक, ये सब खरीद के ला रही हूँ, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है, गुड्स है मेरे लिए। दूसरी बात हो सकती है कि मैंने फिनिश्ड गुड्स ही मैं खरीद के ले आई, जैसे कि एक तो मैं ये काम करती हूँ कि मैं ये सब रॉ मटेरियल खरीद के लाती हूँ, उसे प्रोसेस करके खुद कपड़े बनाकर सेल करती हूँ। दूसरी बात हो सकती है कि मैं कुछ लोगों से फिनिश्ड पूरे-पूरे ड्रेसेस खरीदती हूँ, क्यों और उनको अपनी दुकान में सेल कर देती हूँ। वही कुछ लेडीज़ हैं जो काम करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मतलब कपड़े बनाती हैं, लेकिन उन्हें सेल करना नहीं आता, तो उन्होंने मेरी दुकान पर सेंड कर दिया कि आप सेल कर देना इसको, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फिनिश्ड गुड्स बाय किए ना, ठीक है? और मैं अपने बनाए हुए कपड़े भी सेल कर रही हूँ और उनके भी। तो वो भी तो गुड्स ही हुए ना, जो भी मैं सेल कर रही हूँ, मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में वो सब कुछ गुड्स है। तो जब मैं ये चीज़ें परचेज़ करती हूँ उनसे, चाहे फिनिश्ड गुड्स, चाहे रॉ मटेरियल, तो उसे मैं परचेज़ेज़ बोलूँगी अकाउंटिंग की नज़र में, ठीक है? तो गुड्स दैट आर टू बी सोल्ड, या फिर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। फॉर मैन्युफैक्चर का मतलब वही है, रॉ मटेरियल, ठीक है? तो अगर मैंने फॉर मैन्युफैक्चर लिखा है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैं रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ। कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीज़ें खरीदी गई, उनको भी आप परचेज़ बोलते हो, और जो गुड्स मतलब कि फिनिश्ड गुड्स जो खरीदे गए, उनको भी आप बोल सकते हो कि वो भी परचेज़ेज़ हैं। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखने लायक जो बात है वो ये है कि अगर मैंने कोई असेट परचेज़ किया है, मैंने अपने यहाँ के लिए सोफ़ा सेट परचेज़ किया है अपने ऑफ़िस के लिए, ठीक है? उसको, या एसी परचेज़ किया है, लैपटॉप परचेज़ किया है, मशीन परचेज़ करी, इन सब को जब मैं खरीदती हूँ, तो इन्हें अकाउंटिंग की नज़र में परचेज़ेज़ नहीं माना जाएगा। समझ आ रही है? अब परचेज़ेज़ नहीं माना जाएगा क्या मतलब, हम यही नहीं बोलेंगे क्या कि हमने ये खरीदा है, तो क्या किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? यू स्टिल गोइंग टू कॉल इट परचेज। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हर चीज का एक अकाउंट बनता है। वैसे ही परचेजेस का भी एक अकाउंट बनता है, जहां पे मैं उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शन उस अकाउंट में लिखती हूँ। तो व्हेन आई ओपन अ परचेजेस अकाउंट ना, जब मैं परचेज का अकाउंट खोलूंगी, तो उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स का परचेज ही इंक्लूड करूंगी, सिर्फ गुड्स का परचेज। असेट को मैं एक्सक्लूड कर दूंगी, यानी कि अगर मैंने कहीं से असेट खरीद के लाया ना, तो मैं उसे इस परचेजेस अकाउंट में नहीं लिखूंगी। समझ आई? उसे मैं असेट अकाउंट में लिखूंगी। क्लियर? अभी के लिए इतना समझो, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट परचेज ऑफ असेट्स इज नेवर कंसिडर्ड एज परचेजेस इन अकाउंटेंसी। यू आर स्टिल गोइंग टू कॉल इट कि हाँ, हमने असेट परचेज किया, बट आप उसे परचेजेस के अकाउंट में नहीं लिखोगे, ठीक है? ओके। इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल बहुत स्पेसिफिक करा जाता है। अब इट इंक्लूड्स कैश एज वेल एज क्रेडिट। अब मैं फैब्रिक वाले भैया के पास गई जो सप्लाई करते हैं मुझे, तो उन्हें मैंने कैश पकड़ा दिया उनके फैब्रिक के बदले में, और लेकर चली आई उसे, ठीक है? या जो लेडीज वो जो मुझे फिनिश गुड्स प्रोवाइड करी थी, उनको भी मैंने पूरा कैश पकड़ा दिया और लेके चली आई। तब भी उसे आप परचेज बोल सकते हो। और अगर मैंने उन्हें अभी कैश नहीं पे किया और बोल दिया मैं आपको 1 महीने बाद दे दूँगी, तो भी आप उसे परचेज बोल सकते हो। कैश और क्रेडिट का कोई लड़ाई नहीं है यहाँ पे। चाहे कैश में हो, क्रेडिट में, आप उसे स्टिल परचेज बोल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि असेट के परचेज को परचेजेज़ नहीं बोलोगे, ठीक है? तो चाहे रॉ मटेरियल परचेज किया हो, चाहे फिनिश गुड्स परचेज किया हो, कैश में किया हो, क्रेडिट में किया हो, यू कैन कॉल इट परचेजेज़, दैट्स इट। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेल्स की बात करते हैं। परचेज समझ में आ गया, तो सेल भी आ जाएगा। सेल ऑफ गुड्स को मैं सेल्स बोलती हूँ, ठीक है? और वो भी इन द नॉर्मल कोर्स, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ माय बिजनेस, अगर मैं कुछ सेल कर रही हूँ ना, तो उसको मैं सेल्स बोलूंगी। यानी कि जब मैं कपड़े बनाकर सेल कर रही हूँ, चाहे, या फिर मैं कपड़े खरीद के पूरे फुल फ्लेश फिनिश्ड गुड्स खरीद के मैं सेल कर रही हूँ, तो उसे मैं सेल्स बोलूंगी। अगर मैंने जाकर कभी सेल ऑफ असेट कर दिया, यानी एसी पुराना हो गया तो ऑफिस का, उसको जाकर सेल कर दिया, तो उसे सेल्स के अकाउंट में इंक्लूड नहीं करोगे आप, उसे अपनी सेल नहीं मानोगे। समझ आई? सेल किसको मानोगे? सिर्फ उस चीज को बेचने को जिसमें आप डील करते हो। क्लियर? इट इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल, ठीक है?
अब इसमें भी कैश और क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं है, चाहे आपने सामने से कैश तुरंत ले लिया हो, चाहे आपने उसे उधार पर सेल करा हो और वो बंदा आपको कुछ टाइम बाद पैसे दे रहा हो, कोई परेशानी नहीं, स्टिल आप उसे सेल्स बोल सकते हो। क्लियर? तो परचेज और सेल्स का इस्तेमाल जो शब्द है इनका ध्यान से करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना। ठीक, कि जब भी कोई आपसे पूछे ना आपकी सेल कितनी है, भाई अगर जनरल टर्म्स में पूछो, आपने शार्क टैंक वगैरह अगर देखा हो तो आपसे पूछा जाता है वहां पे कि आपकी सेल्स कितनी है, जो भी वहां पे लोग आते हैं पिच करने, आपकी सेल्स कितनी है, तो क्या वो अपने असेट की सेल बता देगा क्या इंक्लूड करके उसमें? नहीं ना। भाई जो शार्क्स बैठे हैं वहां पे उनका पूछने का मतलब ही यही है कि आपकी सेल कितनी है, मतलब आपकी प्रोडक्ट की सेल कितनी है। क्लियर? अब तो साफ क्लियर हुआ होगा। अब भैया मैं बहुत ज्यादा डिटेल में घुस जाती हूँ। चलो परचेज रिटर्न की बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। सिंपल सी बात है, कभी कभी क्या होता है, आप कुछ सामान खरीद के लाए बाजार से, वो डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जाकर उसे रिटर्न करके आ सकते हो। डिफेक्टिव की वजह से या क्वालिटी इश्यूज कुछ भी हो सकता है, आपको साइज का इशू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पसंद आया, यू कैन गो एंड रिटर्न इट। तो अब ये समझो कि अगर मैं बिजनेस हूँ और मैं ने कुछ खरीद के लाया था, थ्रेड खरीद के लाया था, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आई, मैं जाकर उसको रिटर्न करके आ गई, जो सप्लायर थे मतलब उनको मैं रिटर्न करके आ गई, तो उसे मैं परचेज रिटर्न बोलूंगी। ठीक है? परचेज मतलब खरीदना, परचेज रिटर्न मतलब परचेज जो किया था उसे रिटर्न कर देना, सिंपल। ठीक है? ये शब्द ध्यान रखना कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। बहुत ही क्लियर टर्म है अपने आप में, रिटर्न्स आउटवर्ड बोला जाता है। तो जब आउट, आई हैव सेंट द गुड्स आउट अगेन, तो उसे मैं रिटर्न्स आउटवर्ड बोलूँ, रिटर्न आउट कर दिया मैंने। ठीक, चलो अब आ जाओ सेल्स रिटर्न पे। वही कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है मुझसे लोग सामान खरीद के ले गए हो और उनको मेरा कपड़ा जो बनाया हुआ है वो पसंद नहीं आया, तो वो आके रिटर्न कर गए, मेरे मुंह पे वापस वो कपड़ा फेंक गए, और उन्होंने जब रिटर्न किया वो गुड्स जो मैंने सेल किए थे, तो वो मेरे बिजनेस के लिए क्या हो जाएंगे, सेल्स रिटर्न, कि आई हैड सोल्ड इट पहले बट नाउ इट इज कमिंग इन रिटर्न। और इसको ऑल्सो नोन एज क्या, रिटर्न्स इनवर्ड, मतलब ये गुड्स इनवर्ड आ गए, वापस से इन आ गए, बस ऐसे याद रखना। ठीक है? ये टर्म भी ध्यान रखना, बहुत इस्तेमाल में आता है, चाहे सेल्स रिटर्न बोले या रिटर्न इनवर्ड बोले, एक ही बात है। ठीक है? चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पे आते हैं नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, ये आपको एक्चुअल फिगर शो करता है कि एक्चुअली आपकी सेल हुई कितनी। ठीक है? मतलब ये शो करता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और सही मायने में देखा जाए तो यही मेरी एक्चुअल सेल है ना। अगर सामने से आपसे कोई पूछता है कि भैया आपकी सेल कितनी है, तो आप यही फिगर बताओगे। आप ये क्यों बताओगे, अगर आपने 100 रुपीज का आइटम सेल किए थे, मान लो टोटल 100 रुपीज की आपकी सेल्स थी, लेकिन भैया उसमें से 20 रुपए का सामान आपको वापस कर दिया गया है, तो अगर सामने से आपसे कोई पूछे आपकी सेल कितनी है, तो आप 80 ही बताओगे कि मेरी नेट सेल्स 80 है। ठीक है? आप 100 रुपए नहीं बताओगे, अनलेस आप उसे मिसलीड करना चाहते हो, आप उसे 80 ही बताओगे, दिस इज द रियल फिगर। ठीक है? तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि अगर 20 का सामान रिटर्न हो चुका है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये क्या है आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड आप यही फिगर बताते हो, दिस इज एक्चुअल रेवेन्यू, ये आपकी एक्चुअल रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग द गुड्स। मतलब एक्चुअल रेवेन्यू मतलब नेट ऑफ रिटर्न्स। वेन एवर आई से नेट ऑफ समथिंग, मतलब उस चीज को हटाकर, तो जब मैं नेट ऑफ रिटर्न्स बोली हूँ मतलब रिटर्न्स को हटाकर जो सेल बची वो आपका रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, चलो ट्रेड रिसीवेबल पे आ जाता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? भाई मेरा बिजनेस चल रहा था, मैं आराम से बैठ के कपड़े सिल रही थी। ठीक है? मेरी एक फ्रेंड आई, मेरी बेस्ट फ्रेंड आई, और उसने मुझसे कहा कि अ, जो भाई ये तेरी ड्रेसेस तो ये बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को ये फ्री में दे देंगी क्या ड्रेसेस ये? तो मैंने बोला देखो दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह है, ठीक है, कॉमर्स के बंदे हैं हम, ये सब बातें मत करो, फ्री व्री में कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला कि यार कमाल है, मतलब ठीक है, जो भी है, चल ठीक है, फ्री में नहीं देती तो एक काम कर ले कि मैं तुम्हें 1 महीने बाद इस ड्रेस के पैसे दे दूंगी। ठीक है? उसको वो ड्रेस बड़ी पसंद आई और 1 महीने बाद में ड्रेस के पैसे दे दूंगी। मैंने कहा ठीक है चलता है, बीच का रास्ता है ये तो, चल जाता है, मैंने मान गई मैं उस चीज के लिए। तो अब क्या होगा कि वो बंदी मेरे से उधार पर सामान लेकर जा चुकी है, ड्रेस बॉट ऑन क्रेडिट बाय अ फ्रेंड, उधार पर मेरे से वो कपड़ा लेकर जा चुकी है, ड्रेस लेकर जा चुकी है, तो उसे मैं क्या बोलूंगी, वो मेरी डेटर बन जाती है, एंड डेटर इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। whenever I am saying कि I have to receive something, something is receivable, मतलब मेरे को ये रिसीव होगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, उसने बोला 1 महीने बाद पैसे दूंगी, तो 1 महीने बाद रिसीव होगा। ठीक,
तो इसकी अब डेफिनेशन पढ़ो, सिंपल बात यही है कि भाई उधार पे मेरे से कोई सामान लेके गया, वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल बन जाता है। अमाउंट दैट इज रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। चाहे मैं कोई कंसल्टेंसी सर्विस मान लो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में भी मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, उसने अभी मुझे पैसे नहीं दिए, जो क्लाइंट था उसने बोला मैं कुछ टाइम बाद दे दूंगा, तो उस केस में भी मैं उसे ट्रेड रिसीवेबल बोल सकती हूँ। चाहे मैंने गुड सेल किए, उस केस में भी बोल सकती हूँ। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब रोजमर्रा में मैं जो चीजें सेल करती हूँ उसे सेल किया, उधार पर किया, अभी पैसे नहीं लिए उसके बदले में, तो वो जो लोग मेरे से पैसे लेके गए ना, वो ट्रेड रिसीवेबल है। अब इसमें आप दो चीजें इंक्लूड करते हो, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, डेटर्स आते हैं और बिल्स रिसीवेबल्स आते हैं। डेटर्स इंपॉर्टेंट है, यही आपके पास ज्यादा आएंगे। और डेटर कौन लोग हैं? वो लोग जो एक तरीके से डेट लेके गए हैं, डेट लेके गए, ठीक है, मतलब मेरा उधार है उनके ऊपर, ठीक है, वो मेरे को उधार चुकता करेंगे कभी ना कभी। पर्सन और एंटिटी हु हैज बॉट गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, मेरी दोस्त पैसे सॉरी सामान उधार पर लेकर चली गई, तो यही होते हैं डेटर्स। दूसरे लोग होते हैं बिल्स रिसीवेबल। पहले के जमाने में भैया ये चैप्टर आपके कोर्स में भी हुआ करता था, महाभगवास चैप्टर था। इसका जो रेलेवेंस है ना, वो एक्चुअली काफी पहले खत्म हो चुका है। ये आज की डेट में जनरली कोई करता नहीं है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, बस आप इतना समझ लो, ये शब्द याद रखना। बिल्स रिसीवेबल में बस क्या होता था ना, एक लाइन में बता देती हूँ, कि अगर मेरी दोस्त मेरे से उधार पे सामान लेके गई ना, तो वो एक नोट पे मुझे लिख के देके जाती थी कि भैया मैं आपको इस डेट को ये इतने इतने पैसे पेमेंट कर दूंगी, और मुझे पकड़ा देती थी, ठीक है। तो वो नोट मेरे पास आ गया, उससे उसको बिल बोला जाता था, एंड इसी को बिल्स रिसीवेबल बोला जाता था, कि इसको मैं रिसीव करूंगी एक ना एक दिन, इससे ये पैसे मुझे रिसीव होने हैं उस पर्टिकुलर डेट पे। बस इतनी सी बात याद रखो। तो चाहे डेटर्स हो, चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, चाहे वो नोट देके गई है, चाहे वादा करके गई है सिंपली, तब भी मैं उसे ट्रेड रिसीवेबल का हिस्सा मानती हूँ। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अमाउंट विच इज रिसीवेबल फॉर रीजंस अदर देन सेल्स ऑफ गुड्स, उसको आप डेटर नहीं बोलोगे। इसका मतलब क्या है, कि मैंने अपना एसी सेल किया मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख लो यहाँ पे, सोल्ड ओल्ड एसी ऑफ ऑफिस, ठीक है, मैंने ऑफिस का पुराना एसी सेल किया, और वो भी ऑन क्रेडिट सेल किया, ठीक है। जो सामने वाला बंदा था ना, उसने मेरे को अभी पैसे नहीं लौटाए, पैसे नहीं दिए इस चीज के, तो फिर मैं उसे ट्रेड रिसीवेबल में काउंट नहीं करूंगी, उसे डेटर नहीं बोल सकते आप। फिर अगेन यहाँ पे अकाउंटेंसी की जो भाषा है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, वो डेफिनेशन नैरो हो जाती है। डेटर शब्द का इस्तेमाल आप सिर्फ गुड्स और सर्विसेज, जिस चीज में आप डील करते हो उसी के लिए करोगे। बस यही बात मुझे आपको ध्यान दिलवानी थी। असेट को सेल किया क्रेडिट पे, उसको डेटर नहीं बोलने का, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ट्रेड पेबल्स की, उसका जस्ट उल्टा, कि अब की मैंने क्या किया, मैं किसी से सामान उधार पर लेकर आई हूं, है ना, तो मुझे उसे फ्यूचर में वो चीज पे करनी पड़ेगी, तो वो मेरा ट्रेड पेबल बन गया, ठीक। अमाउंट दैट इज पेबल अगेंस्ट एनी परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, परचेज शब्द का इस्तेमाल तो मैंने बता ही दिया, गुड्स और सर्विसेज के केस में ही किया जाता है। तो मैंने क्रेडिट पे परचेज किया था, बाद में पेमेंट करूंगी उसको, तो ट्रेड पेबल्स हो गया। इसमें कौन कौन लोग आते हैं, इसमें आते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसमें ये दोनों लोग आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो क्रेडिटर कौन बंदा हो गया, जिससे मैं क्रेडिट पर, उधार पर सामान लेकर आई हूँ, ठीक है, जिससे, अरे भाई इंग्लिश में लिख देती हूँ, जिससे उधार पे सामान लाई हूं, वो हो गया मेरा क्रेडिटर, ठीक है। यानी कि पर्सन और एंटिटी टू whom द अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इस बंदे को मुझे बाद में जाकर पेमेंट करना है, ठीक। चलो, और बिल्स पेबल कौन हुए, मतलब कि मैंने इस केस में, मैं किसी से उधार पर सामान लेकर आई हूँ, और मैंने उसे एक नोट लिख के दिया कि भैया मैं आपको इस दिन पर ये 10,000 रुपए चुका दूंगी, जो मैंने आपसे उधार पर जितना सामान लिया है उसका, ठीक है। तो वो उसको बिल्स पेबल बोला जाता है। बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल में ले लो, फैब्रिक या थ्रेड, ये सब कुछ मैं परचेज करके लाई थी सप्लायर से क्रेडिट पे, तो वो सप्लायर मेरी बुक्स में ट्रेड पेबल नाम से दिखाई पड़ेगा, बोझ है मेरे कंधों पर, ये समझ लो, ठीक है। लाइट जा चुकी है, सॉरी। अम तो ये जो है, ये एक्चुअली बोझ है मेरे कंधों पे, लाइबिलिटी है, ठीक है। इनको
एक लायबिलिटी का पार्ट माना जाता है ट्रेड पेबल्स को। और ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है? ये असेट होता है कंपनी के लिए। मैंने आपको आप याद होगा कि जब मैं एसेट की डेफिनेशन आपको समझा रही थी ना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, जब मैं आपको असेट की डेफिनेशन समझा रही थी ना, तो उसमें डेटर्स आए थे, याद करो, करंट असेट में डेटर्स आए थे। और जब मैं करंट लायबिलिटी समझा रही थी तो उसमें यहाँ पे क्रेडिटर्स आए थे। ठीक। बिल्स पेएबल भी ऐसे ही करंट लायबिलिटी में आएंगे, और बिल्स रिसीवेबल जो है वो आपका करंट असेट में आएंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो अभी के लिए। और इसमें भी लास्ट लाइन यही है कि अमाउंट जो पेबल है फॉर रीजंस अदर दैन परचेज ऑफ गुड्स, तो दैट इज वो, उनको मैं क्रेडिटर नहीं बोलूंगी। यानी कि अब की बार मैंने क्या किया, मैं कोई फिक्स्ड एसेट को उधार पे खरीद के लेके आई हूँ, मैंने मशीन खरीदी, बहुत महंगी थी भैया वो, तो मैं पैसे तुरंत नहीं दे पाई, मैंने उससे उधार पर लिया, तो उस बंदे को आप क्रेडिटर नहीं बोल सकते। ठीक है, वो मेरा क्रेडिटर नहीं है। हालांकि मुझे उसे वो पैसे फिर भी देने, बट क्रेडिटर शब्द का इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया जाएगा। सिर्फ जिनसे गुड्स परचेज किए हैं ना, या सर्विस ली है, उन्हीं को बोला जाएगा। चलो, हाँ जी, तो अब बैड डेट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। बैड डेट्स क्या होता है? डेट क्या होता है ये तो आपको समझ में आया ना कि डेटर कौन लोग होते हैं। तो डेटर से ही यहाँ पर भी हम बैड डेट्स की बात भी डेटर से रिलेटेड ही करेंगे। डेटर वो लोग हैं जो मेरे से सामान उधार पर लेके गए हैं, परचेज करके लेके गए हैं। ठीक है। और बैड डेट क्या हो गया फिर? यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लो कि रिया ने 10,000 रुपीज के गुड्स मेरे से क्रेडिट पर लिए थे अगर। ठीक है, उसमें से क्या किया उसने, कुछ टाइम बाद 6,000 रुपए तो पे कर दिए, लेकिन उसने कहा यार अब मेरे पास पैसे नहीं है, और नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अब वो पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती, दे ही नहीं सकती पूरी जिंदगी में कभी, मेरे पास नहीं है पैसे अब। यानी कि उसने ये घोषित कर दिया कि 4,000 रुपए जो है ना वो अब मैं तेरे को नहीं दे पाऊंगी कभी भी, और इरिकवरेबल हम उसे मान लेंगे कि अब ये नहीं आएगा कभी भी वापस। तो जिस चीज को हमने इरिकवरेबल मान लिया ना कि अब ये रिकवर हो ही नहीं सकता, उसी को बोला जाता है बैड डेट। तो उस 10,000 में से ये जो 4,000 रुपए थे ना, यही मेरा बैड डेट बन जाता है। अब इसको पढ़ लो डेफिनेशन को, कि डेट दैट बिकम्स इरिकवरेबल बिकम्स बैड डेट। ठीक है, दिस इज द अमाउंट दैट इज ओड टू द बिजनेस, जो हमने राइट ऑफ कर दिया। अच्छा भैया, नया शब्द आ जाता है, राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? किसी भी चीज को राइट ऑफ करने का मतलब होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसे लॉस मान लेना, एज अ लॉस हम उसे खत्म कर देंगे, अपनी बुक्स में से भूल जाएंगे। मतलब लॉस बुक्स में, बल्कि ऐसा लिख लो, बुक्स में लॉस मान के भूल जाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ कर लेना। अपनी बुक्स में उसको एज अ लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, कि मैं ऐसा मान लेंगे कि बस मैं कहीं गई थी और मैं पैसे गिराकर चली आई है 4,000 रुपए, ऐसा मान लो, और नुकसान मान के खत्म करो उसे। ठीक है, दिस इज अ लॉस फॉर द बिजनेस, बैड डेट्स। क्लियर? बस इतनी सी बात थी कि इसको बैड डेट क्यों बोला जाता है। बेसिकली जो डेट्स थे उसमें से कुछ डेट जो है वो खराब निकल गए, बैड हो गए, तो बस उसको इसीलिए ये नाम दिया गया है, बैड डेट्स। ठीक, 10,000 में से 4,000, बस इतना था ये। अब सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है ये भाई। बैड डेट्स जनरली होते क्यों है? क्योंकि लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। इंसॉल्वेंट होने का मतलब कि अब they are unable to pay their debt. When somebody is unable to pay off their debts, then that person is known as insolvent। कि प्रिया ने बोल दिया मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तू मेरे से एक पैसा नहीं निकाल सकती। ठीक, तो वो इंसॉल्वेंट कहा जाएगा। और सॉल्वेंट उसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है, कि अगर कोई इंसान जो है वो इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट को पे कर पाए, तो फिर वो बंदा सॉल्वेंट है। जो बाकी सारे नॉर्मल डेटर्स हैं, जो जिन्होंने बोला है कि पैसे पे कर दूंगा और कर भी देंगे, तो वो सॉल्वेंट है। इंसॉल्वेंट हुए जो नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका, आपने इन लोग का नाम जरूर सुना होगा न्यूज में कभी ना कभी, मेहुल चौकसी, है ना, गीतांजलि जेम्स था इनका, और इन्होंने जो बैंक्स वगैरह से लोन्स ले रखे थे, बहुत सारे लोन्स उठा रखे थे, अब वो पैसे वापस करने की हालत में नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो चुके हैं, दिवालिया हो गए हैं। हिंदी में इसको दिवालिया बोला जाता है। या फिर आपने, इफ नॉट मेहुल चौकसी, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस के ओनर थे वो, हैं मतलब। और वो कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, कोई लोन्स वोन्स पे नहीं कर पा रहे वो, और अपने को बैंकरप्ट घोषित करके यहाँ से भाग चुके हैं। ठीक, तो ये लोग इंसॉल्वेंट हो गए थे, एंड बैंक्स इनसे ये लोन जो है वो रिकवर करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है अब। क्लियर? चलो, अब हम लोग का आज का ये भी टारगेट पूरा हो चुका है, जितने भी हम लोग को डेफिनेशंस कवर करनी थी कर ली है। नेक्स्ट में मैं आपको जो फाइनल थोड़ी बहुत कुछ रेसिडुअल डेफिनेशंस इधर उधर की बची हुई है वो कवर कराऊंगी, एंड देन
वील जस्ट फाइंड दिस चैप्टर ऑफ आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड डू सब्सक्राइब अगर आपको ये डेली सीरीज ज्वाइन करनी है एंड ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। ठीक है, एंड अगर आपको पेड लेक्चर्स चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो थ्रू द ईमेल आईडी दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लियर? चलो, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।